हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कोशिका क्या है और कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कोशिका सिद्धांत एक्चुअल में है क्या। जो हमने देखा था थोड़ा 2 मिनट रिकैप कर लेते हैं जो हमने देखा हुआ था। ये हमारी बात हो चुकी थी कि कोशिका क्या है, कहाँ से लिया गया था, कोशिका कितने प्रकार की होती, किन्हें एक कोशिकीय कहते हैं, किन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। ये चीजें हमारी हो चुकी थी। कोशिका की खोज आपको बता दिया गया था कि कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले थे कोशिका सिद्धांत, जिसे आप सेल थ्योरी कहते हो, वो किसने दिया और कोशिका सिद्धांत एक्चुअल में है क्या। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। तो कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत एक्चुअल में है क्या और दिया किसने, इसकी हम बात करेंगे। ये लो, चलो देखिए जरा। कोशिका सिद्धांत सन 1839 की बात हो रही है। 1839 में जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन, दो नाम आएंगे हिंदी में, देखो थोड़ा आगे पीछे होगा, इंग्लिश में आपको दिखेगा स्लाइडेन। और स्लाइडेन ने जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान के साथ मिलकर प्राणियों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला है हम देख लेते हैं। निष्कर्ष उन्होंने निकाला हुआ है कि प्रत्येक कोशिका, मतलब हर एक कोशिका की बात हो रही है, प्रत्येक कोशिका एक जीव है, मतलब कि वो जीवित प्राणी है, उसकी बात हुई है। प्रत्येक कोशिका एक जीव है तथा समस्त प्राणी एवं पेड़ पौधे इन कोशिकाओं के समूह हैं। मतलब कि इनके अकॉर्डिंग जो कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग जो है, जो कोशिका जो है वो आपकी एक जीव है, मतलब वो जीवित प्राणी है। और दूसरी कंडीशन की समस्त प्राणी, मतलब कि जंतु जगत और दूसरा पादप जगत इन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये इन्होंने अपनी कोशिका सिद्धांत में दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, स्वान ने इसे एक मौलिक परिकल्पना के रूप में प्रस्तावित किया। मतलब कि स्वान जो थे उन्होंने इसे मौलिक कल्पना के रूप में प्रस्तावित किया था। आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बाद में स्लाइडेन एवं स्वान ने, दोनों जब साइंटिस्ट ने डिस्कस किया होगा, बाद में स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कि निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। मतलब कि कोशिका सिद्धांत आप पढ़ोगे तो उसके लिए क्या क्या तथ्य हमें है, क्या क्या रूल्स उन्होंने दिए हैं, वो हमें उसकी बात करनी पड़ेगी। नंबर 1 इन्होंने क्या दिया हुआ है, नंबर 1 इन्होंने दिया हुआ है सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। हमने ये बात किए थे, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, दो नाम आए थे हमारे पास, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव हम किसे कह रहे थे, जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता था। और बहुकोशिकीय किसे कहते थे, जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता था। तो उसने क्या बोला कि जो सभी जीव, मतलब कि कोई भी अगर जीवित प्राणी है तो वो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अतः कोशिकाओं जीवों की संरचनात्मक इकाई है, मतलब कि उसे संरचना देने का कार्य जो है वो कोशिका कर रही है, संरचनात्मक इकाई है। आगे क्या बोला हुआ है, कोशिका में जीवन को संचालित करने वाली सभी क्रियाएं होती हैं। मतलब कि कोशिका जो, जैसे हम अपने जीवन को संचालन करने के लिए सारी क्रियाएं करते हैं, वैसे ही जो कोशिका होंगी ये भी अपने जीवन को संचालन करने के लिए सारी क्रियाएं करता है। ठीक है। अतः कोशिकाएं उपापचय क्रियाएं, मतलब कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की इकाई है। मतलब कि इस पर भी वैसी सारी क्रियाएं होती हैं जो क्रियाएं हमारे अंदर में होती थी। ठीक है, चलो आगे देखा जाए क्या है। नंबर 3, कोशिकाओं में स्वतः जनन की क्षमता होती है। मतलब कि ये सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, खुद ही ये जन्म ले सकते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन में हो सकता है। अतः नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बन सकती है। बात हमने किए थे कोशिका विभाजन। आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन कि कैसे कैसे कोशिकाओं में विभाजन होता है, कोशिकाएं कैसे एक कोशिका से अन्य कोशिका बन सकती है, क्या एक कोशिका सिर्फ एक ही कोशिका को जन्म दे सकती है या एक कोशिका एक से अधिक कोशिका को जन्म दे सकती है, ये हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में। कोशिका अनुवांशिक इकाई है। मतलब कि ये जो है हमारी अनुवांशिक इकाई है, मतलब कि हमारे जो अनुवांशिक गुणधर्म जो चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसकी ये इकाई है। एवं इनके केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। हम जिसको जीन पढ़ेंगे आगे, गुणसूत्र जो पढ़ेंगे वो हम यहीं पे देखेंगे कि हाँ हमारे गुणसूत्र जो है वो डीएनए आरएनए कुछ इनके अंदर में मौजूद है। आगे चल के हम ये भी पढ़ने वाले हैं।
किसी भी जीव में होने वाली विभिन्न क्रियाएं सारी की सारी क्रियाएं उसकी संगठक कोशिकाओं में होने वाली जैव प्रक्रियाओं मतलब कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण संभव है। मतलब कि कोई भी कोशिका है उसमें जो भी क्रियाएं हो रही है ये किसके कारण हो रही है, जैव क्रियाओं के कारण हो रही है कि हाँ इसका फंक्शन ये है और ये फंक्शन हो रहा है। चलो आगे देखा जाए और क्या है, ये लो आगे हमें पढ़ना है कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है, हमने सबसे पहले देखा कोशिका क्या है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, एक कोशिकीय कोशिका क्या है, बहुकोशिकीय कोशिका क्या है, उसके बाद हमने देखा कोशिका सिद्धांत क्या है और कोशिका सिद्धांत किसने दिया। अभी हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कोशिका के प्रकार की। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो हम देखेंगे यूकेरियोटिक कोशिका और दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका। किसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, किसे हम यूकेरियोटिक कोशिका कहेंगे। अभी आप सिर्फ चित्र में देखें और सोचें कि ये कोशिका किस प्रकार की कोशिका है। आगे देख लेते हैं, ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। जो हमारा दो प्रकार है वो कौन कौन सा है, नंबर एक इसने बोला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे हम बोलेंगे, हम आगे बात करेंगे, और दूसरा यूकेरियोटिक कोशिका। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट आप ये समझेंगे, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अगर हमारे पास में केवल एक कोशिका की बात हो रही हो तो हम उसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक से अधिक कोशिका की बात हो रही हो तो बोलेंगे यूकेरियोटिक कोशिका। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और समझिए, जिन कोशिकाओं का केंद्रक स्पष्ट हो, केंद्रक झिल्ली स्पष्ट हो, कोशिका भित्ति स्पष्ट हो, मतलब कि हर एक अंग अलग अलग हमें देखने को मिल जाए, उसे हम बोलेंगे यूकेरियोटिक कोशिका। और जिन कोशिका में हमें जो अंग मिल रहा है वो विकसित रूप से नहीं मिल पा रहे, मतलब अंग तो है उसके अंदर मगर पूर्णतः विकसित रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, तब हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलो आगे देखा जाए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका आपकी हेडिंग रहेगी। क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका, चलो समझ लेते हैं। इसने बोला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो प्रारंभिक कोशिकाएं होती है। प्रारंभिक कोशिका मतलब कि सबसे पहले जो हमें मिली होगी उसे हमने बोला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यह सरल रचना वाली होती है, आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, ये जो फिगर है ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इस पर आप स्पष्टली केंद्रक नहीं देख सकते, इस पर स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। साथ में इसने बोला है जीवाणु कोशिका, मतलब कि जो बैक्टीरिया आपका होता है, बैक्टीरियल सेल, ऐसे आपने देखा होगा, आपकी बुक में बना होगा, अगर आपने पढ़ा है बायोलॉजी वाला पोर्शन तो वहां पे बना होगा, उसे बोला जाता था बैक्टीरिया या जीवाणु। ठीक है, जो जीवाणु कोशिका है, जो बैक्टीरियल सेल है, इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण, मतलब कि सबसे अच्छा उदाहरण आपको जो देखने को मिलेगा वो जीवाणु कोशिका के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इनका जो आकार होता है वो 1 माइक्रो से 10 माइक्रो तक के मध्य होता है। बहुत माइक्रोमीटर होना चाहिए था, पूरा माइक्रोमीटर तक होना चाहिए था। बहुत ही अल्प, बहुत छोटी, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की मदद से भी नहीं देख सकते या फिर देख पाएंगे, बहुत ही सूक्ष्म होगी, जिसे हम बोलेंगे हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, आगे चला जाए। इसमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। मतलब कि इसके अंदर देखो, अभी बात को समझना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके अंदर में डीएनए है, उसने क्या बोला है, एक विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, और इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोडाइड, न्यूक्लियोइड, ये लिखा है भैया, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा, जो पिंक कलर से बना हुआ है वो उसे आप बोलते हैं डीएनए। और जो डीएनए है वो कुछ एक विशेष क्षेत्र में है, और उस विशेष क्षेत्र को क्या बोला है उसने, न्यूक्लियोइड। ठीक है, चल आगे देखा जाए। केंद्रक झिल्ली कहाँ पे होगी समझ लेते हैं। केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति रहती है। मतलब भैया इस पे हमने क्या पढ़ा था, एकदम स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, स्पष्ट केंद्रक नहीं होगा तो फिर केंद्रक के लिए झिल्ली कहां से लेके आएंगे, तो इस पर स्पष्ट झिल्ली नहीं होती है, अनुपस्थित रहती है। केंद्रक में पाए जाने के कारण पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका के द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। देखो यहाँ पे जो डीएनए, ये राइबोसोम में देख रहे हैं, डीएनए, आरएनए, जो भी यहाँ पे जो भी चीजें होंगी इसके अंदर में, वो सारी क्या करती है, इसके अंदर बिखरी हुई होती है या फिर द्रव्य में तैरती रहती है। ये आप मान के चल सकते हैं कि भाई हाँ इसके अंदर में द्रव्य में तैरती होगी। चलो आगे देखा जाए। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। देखो यहाँ पे आपको ना बारीक बारीक कुछ
पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, जो कुछ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखिए ये बारीक बारीक पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। ये क्या है? ये राइबोसोम। उसने बोला है कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। मतलब कि राइबोसोम तो यहाँ पे है, ठीक है, कोई मैटर नहीं, मगर अन्य कोशिकांगों मतलब अन्य कोशिका के अंग यहाँ पर नहीं रहते, या होते हैं तो कम होते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होता है। मतलब कि इनके अंदर में अगर मान लेते हैं हम कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कोई जीवाणु हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या बोलेंगे? वहां पे हरित लवक तो है, बट कहाँ पे है? बोल दिया उसने प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद है। मतलब कि हरित लवक आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलना है, आपको थैलीनुमा आकार में देखने को मिलेगा। चलो और क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका। अभी हमने जो देखा वो देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब जो हम देखने वाले हैं वो है हमारी यूकेरियोटिक कोशिका। किनको बोलेंगे? वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। अभी वो क्या थी? अविकसित। हमने पढ़ा हुआ था अविकसित कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु, विषाणु जीवाणु, अच्छा चलो ठीक है भाई, विषाणु जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती है। कहां कहां नहीं पाई जाएगी वो उसने बोल दिया है। कहां कहां नहीं होगी भैया? विषाणु में नहीं होगी, जीवाणु में नहीं होगी, ये लो बैक्टीरिया वायरस कहीं नहीं होगी, और क्या बोला? नील हरित शैवाल, इन पे भी नहीं होगी। बस इनको छोड़कर सारे पौधे और सारे जंतु में पाई जाएगी। ये जो है ये हमारी है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, और ये वाली जो है ये है हमारी पादप कोशिका। आगे हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार में और कोशिका के कुछ अंग जब हम पढ़ेंगे, जो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर में दिख रही है। हम नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आएंगे हम बताएंगे कि कोशिका की संरचना किस प्रकार से हुई और इसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं। चलो आगे देखा जाए। देखो ये यह संरचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है। हमने क्या पढ़ा था प्रोकैरियोटिक में कि भाई पूर्ण विकसित नहीं है, मगर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं यूकेरियोटिक में? यूकेरियोटिक में हम पढ़ रहे हैं पूर्ण विकसित कोशिका। ये पूर्ण विकसित कोशिका है। इनका आकार बड़ा होता है। हमने क्या बोला था? वो बहुत छोटी आकार की होती है, उससे थोड़ा बड़ा है, एक्चुअल में दिखेगी नहीं, मगर इनका आकार उनके कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। देखो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की जाए। ये देखो ये वाला भाग जो रेड कलर से आपको दिखा, यहाँ पे देखो ये पिंक वाला भाग, और यहाँ पे भी देखोगे तो ये पिंक वाला भाग। ये क्या है एक्चुअल में? ये जो है ना ये इनके केंद्रक है। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे कोशिका संरचना तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि इनका केंद्रक क्या होता है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो चारों ओर दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके चारों तरफ में दोहरी झिल्ली लगी होगी। आपको क्लियर शायद नहीं होगा चित्र में, मगर जो केंद्रक है उसके चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। मतलब कि ये जो बिखरा हुआ है, ये जो पूरा लिक्विड इसके अंदर है, इसे आप बोलेंगे कोशिका द्रव्य, और इस पे क्या होगा? झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित है। कोशिका के बहुत सारे अंग यहाँ पे उपस्थित है। देखो ये आपको दिख रहे होंगे, ये कुछ इस प्रकार से है ना। इनको आगे पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या क्या, मगर अभी आप मान के ये चलो कि ये झिल्ली युक्त कोशिकांग। चलो आगे क्या लिखा है? इनमें गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है। जब आप पढ़ते थे ना एक कोशिकी और बहुकोशिकी, तो अभी बहुकोशिकी है, बहुकोशिकी है मतलब कि 1 से अधिक यहाँ पे गुणसूत्र आपको देखने को मिलना है। ठीक, चलो ये लो कुछ डिफाइन यहाँ पे किया गया है कि भाई आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे दिखेगी। ये बंद है, ये खुली है। यहाँ पे यूकेरियोटिक कोशिका ये भी बंद है, और जब उसको खोल के देखा गया तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिली। कहने का मतलब इसके अंदर में क्या होगा? उसके अंदर में कुछ इस प्रकार की चीजें होंगी, और इसके अंदर में क्या होगा? जब इसको खोल के देखा गया तो उसके अंदर में कुछ हमें इस प्रकार की चीजें देखने को मिली। जब आगे हम पढ़ेंगे कोशिका संरचना तो हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि कोशिका संरचना में क्या क्या भाग उसके हैं और उन भागों का क्या क्या कार्य है। चलो प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर थोड़ा फास्ट करेंगे, कोई ज्यादा काम का है नहीं, बट वो जो सारी चीजें हमने समझे हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे है। यहाँ पे बोला है ये आदिम कोशिका मतलब कि प्राइमिटिव कोशिका है, कम विकसित, जिसको आप बोल रहे थे कम विकसित। और ये क्या है? ये सुविकसित कोशिका है, ये कम विकसित थी, और ये पूर्ण विकसित है, पूर्ण विकसित।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। यहाँ पे हमने बोला था कि भाई केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं होता है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। पूर्ण विकसित केंद्रक आपको देखने को मिलेगा। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है। भाई केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक कला और केंद्रिका कहाँ से होगी। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती है, मतलब कि यहाँ पे है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे गोल्गी तंत्र, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होते। हमने बोला था इसके अंदर में बहुत सारी चीजें विलुप्त होती हैं, मगर यहाँ पे क्या है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे गोल्गी तंत्र, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। मतलब जो चीजें यहाँ पे नहीं है वो चीजें यहाँ पे है। आगे देखा जाएगा। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है और इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। आगे आपको बताया जाएगा कि कोशिका विभाजन कैसे हो रहा है और ये समसूत्री कोशिका विभाजन एक्चुअल में है क्या, सब कुछ बताएंगे। इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है और इसमें जो श्वसन तंत्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब कि श्वसन तंत्र जो है वो ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली में है और इसके माइटोकॉन्ड्रिया में है। इसमें प्रकाश संश्लेषित तंत्र आंतरिक झिल्लियों में उपस्थित होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है। यहाँ पे क्या है, प्रकाश संश्लेषित तंत्र हरित लवक में होता है। इसमें राइबोसोम 70S, देखो इनके प्रकार चलते हैं, ये राइबोसोम है ना, इनके प्रकार चलते हैं। यहाँ पे 70S प्रकार के हैं और यहाँ पे जो राइबोसोम है ये 80S प्रकार के हैं। अगर आप बायोलॉजिकल फील्ड में पढ़े हो तो आपको जरूर पढ़ने को मिला होगा कि भाई जो राइबोसोम है ये 70S क्या होता है और ये 80S क्या होता है। ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है और इसमें कोशिका भित्ति आपको मोटी मिलेगी। चलो आगे देखा जाए। इसमें कोशिका गति स्पष्ट नहीं होती है, कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ पे कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट होती है, मतलब ये कैसे चल रहा है, द्रव जो है उसकी गति आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी। इनमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है और इनमें रिक्तिका उपस्थित होती है। रिक्तिका क्या है, देखो जो आपका सेल बना हुआ था ना, उस पर कहीं कहीं ऐसे कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही थी, तो कहीं कहीं पे ऐसे ना खाली जगह होंगी, वहां पे छोटी छोटी कहीं ना कहीं खाली जगह होंगी, जहां पे जो प्लांट्स है या जो जंतु है उनकी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, अपशिष्ट रहता है या फिर कुछ पदार्थ उसे लेना हो, उन चीजों के लिए ये होती है। ठीक है। इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है और इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है और इसमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या था, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन आपने पढ़ा होगा, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन आपने पढ़ा होगा। चलो जब आगे कॉन्सेप्ट आएगा ये चीजें बताएंगे। आप कमेंट में बताएंगे कि किसे लैंगिक जनन कहते हैं। ये लो कमेंट के लिए आपके लिए क्वेश्चन मिल गया है आपको, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये दोनों क्वेश्चन आप बताएंगे कि किसे कहते हैं, लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इनमें कोशिका विभाजन, विखंडन तथा मुकुलन, विखंडन और मुकुलन, जैसे ही आपको कोशिका विभाजन पढ़ाया जाएगा आपको सब बताया जाएगा, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, विखंडन, मुकुलन, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चल रही है। ठीक है। मुकुलन द्वारा होता है और इनमें कोशिका विभाजन जो है वो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यहाँ पे क्या है, विखंडन और मुकुलन, वहां पे क्या है, समसूत्री और अर्धसूत्री। चलो भैया, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक गुणसूत्र पाया जाता है और यहाँ पे हमने पढ़ा था एक से अधिक। यहाँ पे अगर सिर्फ एक गुणसूत्र है तो यहाँ पे एक से अधिक गुणसूत्र आपको पाया जाएगा। ठीक है। चलो मुझे लग रहा है क्लास यहीं तक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास आपको दिखाई जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।